हेलो स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 9th में आप सभी का स्वागत है। आज हम स्टार्ट करेंगे अध्याय 2 जिसका नाम है बहुपद और इसे हम बोलते हैं पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल यानी कि बहुपद पढ़ने से पहले कहने का मतलब ये है कि प्रश्नावली पढ़ने से पहले हमें बहुपद से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। ये महत्वपूर्ण चीज़ें क्या है? जैसे कि अचर राशियाँ, चर राशियाँ, बहुपद स्वयं आखिर होता क्या है, बहुपद के प्रकार क्या हैं और शून्य क्या होता है और बहुपद के गुणनखंड क्या कहलाते हैं, क्योंकि ये पूरा का पूरा चैप्टर इसी पर आधारित है। तो अगर आप चर राशियाँ, अचर राशियाँ समझ लेंगे तो आप बहुपद की अवधारणा को अच्छे से समझ पाएंगे और इसके बाद आप जीवन में कभी भी बहुपद नहीं भूलोगे। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा आपको, हम जानते हैं अचर राशियों के बारे में। चलिए, अचर राशियाँ क्या कहलाती हैं? तो जैसे कि डेफिनेशन से स्पष्ट, अचर राशियाँ यानी कि वे राशियाँ जिनके मान निश्चित होते हैं। अब आप कहेंगे कि अचर राशियाँ ऐसी राशियाँ होती हैं जिनके मान निश्चित होते हैं। निश्चित होते हैं इसका मतलब ये होता है कि वो सभी अंक होते हैं, यानी कि गणित के सभी अंक अचर राशियाँ कहलाएंगे। जैसे 1, 2, 3 ये जितने भी अंक हैं ये सभी किसके अंतर्गत आ जाएंगे? अचर राशियों के अंतर्गत। जैसे कहीं पर 2 लिखा है तो वो 2 ही माना जाएगा, चाहे आप अगर इसे 5वीं में पढ़ते थे तो 2 ही मानते थे, और जैसे आप 9th में पहुंच गए तो भी इसे क्या मानोगे? 2 ही मानोगे। तो अचर राशियाँ क्या होती हैं? सभी अंक होते हैं जिनके मान निश्चित होते हैं। अगर किसी क्वेश्चन में 2 लिखा है या किसी सॉल्यूशन करते समय आपको 2 लिखना पड़ रहा है तो वो 2 ही रहेगा, कभी इसको हम 3 नहीं मानेंगे। इसको हम थोड़ा चर राशियों से रिलेट करते हैं। चर राशियाँ क्या कहलाती हैं, आइए देखते हैं। चर राशियों का मतलब होता है वे राशियाँ जिनके मान अनिश्चित होते हैं। अनिश्चित होते हैं का मतलब होता है बदलते रहते हैं। अब ऐसे कौन से उदाहरण देख लेते हैं, जैसे कि ABCXYZ, यानी कि अंग्रेजी के जितने भी अल्फ़ाबेट हैं जो हम सॉल्यूशन में उपयोग करते हैं यानी हल करते समय उपयोग करते हैं, वो सभी चर राशियों के अंतर्गत आएंगे। अब दोनों को बहुत अच्छे से समझ लेंगे क्योंकि कंपैरिजन करने से ही आपको समझ में आ जाएगा। जैसे किसी क्वेश्चन में, जैसे कोई भी क्वेश्चन है तो जैसे वहाँ पे हम x बराबर कभी 1 ले लेते हैं तो कभी 2 भी ले लेते हैं, कभी 3 लेते हैं। x का कोई भी मान हो सकता है, तो x का जो मान है वो बदलता रहता है, इसलिए इस x को हम चर राशियों के अंतर्गत रखते हैं। लेकिन अगर कोई संख्या अकेली लिखी है, अगर किसी भी क्वेश्चन में लिखा है या उसके हल में लिखा है 2, तो 2 का मतलब 2 ही होता है, कभी भी ये बदल के 3 नहीं हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 2 का मतलब 2 ही होगा। लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में x लिखा है तो ये ज़रूरी नहीं है कि इस क्वेश्चन में x का मान अगर 1 है तो दूसरे क्वेश्चन का हल करते समय भी x का मान 1 ही हो सकता है कि ये 2 हो जाए या 3 हो जाए या कुछ भी बदलता रहता है। तो इसलिए हम कहेंगे कि जो भी अल्फ़ाबेट होते हैं यानी कि ऐसी राशियां होती हैं जिनके मान हम बता नहीं सकते कि क्या होंगे, वो कभी 1 भी हो सकते हैं, कभी 2 भी हो सकते हैं, कभी 3 भी, तो उन्हें हम चर राशियां कहते हैं। चर यानी कि चलना, चलना यानी कि वेरिएबल होना, बदलते रहना। लेकिन अचर का मतलब क्या होगा? चलना नहीं, अचर। चर यानी क्या होता है? चलना, और आ लगा दिया तो क्या हो गया? अचर, यानी कि चलते नहीं है, यानी बदलते नहीं है। सीधी सी बात ये होगी जिससे आप इसको याद कर पाएंगे। तो अचर यानी कि जो बदलते नहीं हैं और चर यानी कि जो चलते हैं यानी कि बदलते हैं। इससे आप ट्रिक बना लीजिए याद करने की। तो अचर राशियाँ क्या होती हैं? जो बदलती नहीं हैं। अगर कहीं पर 1 लिखा है तो वो 1 ही माना जाएगा, अगर कहीं पर 2 लिखा है तो 2 ही माना जाएगा, तो अचर हैं। लेकिन चर क्या हैं? इस तरीके से XYZ है, जैसे कहीं पर y का मान 4 लिखा है, लेकिन अगले क्वेश्चन में y का मान 5 भी हो सकता है, y का मान 6 भी हो सकता है। तो y का मान निश्चित नहीं है कि y बराबर 4 ही होगा।
y बराबर 4 ही होगा ये निश्चित नहीं है, ये 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। तो हम ऐसी राशियों को चर राशियां कहेंगे जिनके मान बदलते रहते हैं। आपने अभी तक जितनी भी मैथमेटिक्स की होगी, कभी जैसे a बराबर हम 2 भी रख सकते हैं, अगले क्वेश्चन में a बराबर हम 3 भी देखते हैं, या कहीं हमें a बराबर 5 भी लिखा मिल जाता है। तो क्या a का मान हम सभी ये मान लें कि a बराबर 2 होता ही है? नहीं, क्योंकि a का मान बदलता रहता है, इसलिए a जो है एक चर राशि कहलाएगी। अलग अलग प्रश्नों में या उनके हल करते समय हम क्या करेंगे, इनके मान बदलते रहते हैं। लेकिन किसी क्वेश्चन में अगर आप 5वीं की गणित में पढ़ रहे हो तो किसी क्वेश्चन में 1 लिखा है तो वो 9th की गणित में भी 1 लिखा है, तो 1 का मतलब 1 ही होता है। या किसी क्वेश्चन में आपने 1 लिखा या 2 लिखा, अगले क्वेश्चन में भी आपने 2 लिखा, तो ऐसा नहीं कि इस क्वेश्चन का 2 माना जाएगा और अगले क्वेश्चन का 3 माना जाएगा, ऐसा तो हो नहीं सकता। जो पहले क्वेश्चन में 2 है, 2 यहाँ रहेगा, 2 कभी भी 3 नहीं माना जाएगा और 3 कभी भी 2 नहीं माना जाएगा। कहने का मतलब ये है कि चर राशियां जो होती हैं वो बदलती रहती हैं और अचर राशियां जो होती हैं वो कभी भी नहीं बदलती हैं, उनका जो भी मान होता है जो निश्चित होता है। इसलिए डेफिनेशन लिखी गई है, वे राशियां जिनके मान निश्चित होते हैं, यानी कि 1 2 3 और गणित के सभी अंक अचर राशियों के अंतर्गत आएंगे। जबकि चर राशियां क्या होती हैं, वे राशियां होती हैं जिनके मान अनिश्चित होते हैं, यानी कि वो मान बदल सकते हैं, कंडीशन उन पर अप्लाई होगी। उम्मीद है कि आप चर अचर राशियों को समझ गए होंगे। अब हम बात करेंगे बहुपद की। तो बहुपद की डेफिनेशन कुछ इस प्रकार से है, एक चर वाले ऐसे बीजीय व्यंजक जिनके चर की घात धनात्मक और पूर्णांक हो। अब आप यदि ये डेफिनेशन पढ़ने से यदि आपको समझ में नहीं आती है तो आपको थोड़ा ध्यान से देखना होगा। सबसे पहली बात तो ये है, जैसे एग्जाम्पल दिए गए हैं 3x 2y वर्ग धन 3 और 4x वर्ग धन 6, इस तरीके से एग्जाम्पल दिए गए हैं, लेकिन अभी भी हमें बहुपद समझ में नहीं आया। तो इसके लिए हम इसको ध्यान से देखेंगे। इसमें इसके एक एक शब्दों को पकड़ना है। जैसे इसमें लिखा है एक चर वाले, तो सबसे पहले तो ये है कि एक चर है, यानी कि चर क्या कहलाता है, चलने वाला, चलने वाला यानी बदलने वाला, बदलने वाला यानी कि अंग्रेजी के अक्षर सभी ABCD XYZ ये सभी। तो ऐसे बीजीय व्यंजक जिनमें चर की घात कैसी हो, धनात्मक। अब आपको किसे बहुपद कहना होगा और किसे बहुपद नहीं कहना होगा, इसके बारे में थोड़ा समझ लीजिए, क्योंकि प्रश्नावली 2.1 यहीं से स्टार्ट होती है कि आप बहुपद पहचानने के लिए आपसे कहा गया है। तो ये चीज़ आपको काफ़ी इम्पोर्टेंट देखने के लिए है। तो सबसे पहले कोई भी चर है, चर यानी कि अभी हमने पढ़ा है x हो गया, y हो गया, z हो गया, या फिर a हो गया, b हो गया, या फिर c। इस पर घात कैसी होनी चाहिए, धनात्मक। सबसे पहली बात, घात कैसी होनी चाहिए, धनात्मक। जैसे x पर हम एक, अगर अकेला x लिखा है तो इस पर 1 की घात तो मानी जाती है, लेकिन इस पर 2 की घात हो तो भी धनात्मक है और पूर्णांक है। पूर्णांक का मतलब होता है पूरा का पूरा अंक, ऐसा नहीं है कि 1/2 की घात लगा दी, ये आधा अंक है, ये पूर्णांक थोड़ी है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, किसी भी चर हो, कोई भी चर मान है, अगर उसके ऊपर 2 शर्तें हैं। पहली चीज अंडरलाइन कीजिए, धनात्मक होनी चाहिए। घात कैसी होनी चाहिए, धनात्मक, और कैसी होनी चाहिए, पूर्णांक, यानी पूरा का पूरा अंक होनी चाहिए। तो x पर 2 की घात है, तो बताइए, पहला क्वेश्चन का आंसर दीजिए, क्या ये धनात्मक है? आंसर है हाँ। दूसरा, क्या ये पूर्णांक है? क्या ये पूर्णांक है? बिल्कुल ये पूर्णांक है। अगर x के ऊपर 1/2 की घात है तो क्या ये पूर्णांक है? पहले क्वेश्चन का आंसर दीजिए, क्या ये धनात्मक है? बिल्कुल यस, ये धनात्मक है। लेकिन क्या ये पूर्णांक है? आंसर है नहीं, ये पूर्णांक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये तो आधे की घात है, भिन्न वाली संख्या कैसे पूर्णांक हो जाएंगी? तो फिर ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, इसे तो बहुपद मानेंगे क्योंकि ये दोनों शर्तों को पूरा करता है, धनात्मक भी है और पूर्णांक भी है। लेकिन ये इसे बहुपद नहीं मानेंगे क्योंकि ये धनात्मक तो है लेकिन पूर्णांक नहीं है। दोनों शर्तों को पूरा करना चाहिए कि किसी भी चर पर जो घात है वो कैसी होनी चाहिए, धनात्मक होनी चाहिए, और कैसी होनी चाहिए, पूर्णांक। जैसे y पर -2 की घात है, तो क्या ये बहुपद है?
तो आंसर है नहीं। क्यों? क्योंकि पहली शर्त क्या है कि घात कैसी होनी चाहिए, धनात्मक, लेकिन यहाँ पे घात है कैसी, ऋणात्मक, तो ये बहुपद नहीं होगा। जैसे z पर 5 की घात है, तो बताइए क्या ये बहुपद है? तो आंसर है हाँ, ये बहुपद है। क्यों? क्योंकि बहुपद की शर्त क्या है कि घात कैसी होनी चाहिए, धनात्मक होनी चाहिए। घात धनात्मक है क्या? आंसर है हाँ, बिल्कुल। घात कैसी है? धनात्मक है। पूर्णांक है क्या? हाँ, इसमें कोई भी भिन्न संख्या नहीं है, पूरा का पूरा अंक लिखा है 5। तो बहुपद कैसे पहचानेंगे? यहाँ पे जो उदाहरण दिए गए हैं, जैसे ये लिखा है 3x, तो क्या ये 3x जो है, क्या ये बहुपद है? आंसर है बिल्कुल है, क्योंकि x के ऊपर घात देखना है और कहीं कुछ भी नहीं देखना है। जो भी चर राशियां होती हैं उन्हीं को देखना है। इसमें तो केवल एक ही चर राशि है, वो क्या है? x है। तो x पर घात देखिए, तो घात तो लगी नहीं है। तो जब कोई भी घात नहीं लगी रहती है तो घात कितने की मानी जाती है? 1 की घात मानी जाती है। और 1 की घात अगर यहाँ पर है तो क्या होगा? अब देखिए, चर की घात कैसी होनी चाहिए? धनात्मक। बताइए क्या धनात्मक घात है? हाँ, बिल्कुल है। क्या पूर्णांक है? पूर्णांक है क्या? बताइए। पूर्णांक भी है, एक पूरा का पूरा अंक है, इसलिए तो ये बहुपद है। चलिए दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। इसमें लिखा है 2y² धन 3। क्या लिखा है? 2y² धन 3। तो बताइए क्या ये बहुपद है? तो आपको बहुपद चेक करने के लिए सबसे पहला स्टेप है कि आपको चर ढूंढना है। चर कहाँ है? ये 2 तो अचर है और ये 3 भी अचर है, क्योंकि ये तो अंक है। गणित के सभी अंक अचर हैं। गणित के सभी अंक क्या हैं? अचर हैं। तो ये x y z ये चर है। तो बाई को देखिए, बाई को केवल देखना है, आपको बहुपद पता चल जाएगा। बाई पर बताइए धनात्मक घात है क्या? आंसर है हाँ, धनात्मक घात है। क्या पूर्णांक की घात भी है? हाँ, पूर्णांक की घात भी है। तो इसलिए ये बहुपद है। केवल किसको देखना होता है? चर को देखना होता है। बहुपद पहचानना काफी सिंपल है, ये बात आप ध्यान रखिए। यहाँ पे बताइए 4x² धन 6 लिखा है। क्या लिखा है? 4x² धन 6। तो सबसे पहले किसको देखना होता है? आंसर है चर को देखना होता है। चर पर कितने की घात है? 2 की घात है। बताइए धनात्मक है क्या? आंसर है हाँ, धनात्मक तो है। क्या पूर्णांक भी है? हाँ, पूर्णांक भी है, पूरा का पूरा अंक है, इसलिए तो ये बहुपद है। अब मैं आपसे कुछ पूछता हूँ, आपको सही और सटीक आंसर देना है, ठीक है? चलिए मैं यहाँ पे एक बहुपद या बहुपद नहीं है आपको बताना है। मैं यहाँ पे कुछ लिखता हूँ, जैसे कि 2x पर 4 की घात धन 6। बताइए क्या ये बहुपद है कि नहीं है? तो आंसर है बहुपद है। बहुपद क्या है? अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ √x + 3, तो बताइए क्या ये बहुपद है? क्या जवाब होगा आपका? बहुपद है कि नहीं? तो इसका जवाब आप सुनिए। x पर √ लगा है और करणी का मतलब मैंने आपको बताया है, x पर 1/2 की घात है। आधे की घात को करणी बोलते हैं। इतना तो आपको मालूम होगा कि आधे की घात को क्या बोलते हैं? करणी बोलते हैं, यानी √ बोलते हैं। तो x पर 1/2 की घात प्लस कितना हो जाएगा? 3। तो अब आपको बहुपद पहचानने की ट्रिक मैंने क्या दी है? सबसे पहले आपको क्या देखना है? चर देखना है। चर क्या है? x है। चर पर अब घात देखिए। घात की 2 शर्तें होनी चाहिए, धनात्मक भी होनी चाहिए और पूर्णांक भी होनी चाहिए। बताइए घात धनात्मक है क्या? आंसर है हाँ, घात धनात्मक तो है, लेकिन क्या पूर्णांक है? आंसर है नहीं, पूर्णांक की घात नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आधे की घात है, ये पूर्णांक तो है नहीं। 1/2 यानी क्या होता है? आधा। भिन्न की संख्या की घात हो तो वो बहुपद नहीं हम लोग कहेंगे, इसलिए ये बहुपद नहीं है। तो एक सीधी सी बात यहाँ पे निकल के आती है कि अगर किसी बहुपद पर, अगर किसी मतलब कोई भी समीकरण हमें दिया गया है इस तरीके से, और अगर उसमें चर पर √ लगी हो, फिर से समझिए, अगर किसी चर पर √ लगी हो तो हम देख के ही कह सकते हैं कि बहुपद नहीं है। सीधी सी बात। अगर करणी लगी है तो हम क्या कहेंगे कि ये बहुपद नहीं है। आपको ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि चर पर करणी नहीं होनी चाहिए। अगर मैं आपसे पूछता हूं, अगर ये क्वेश्चन है, बताइए ये बहुपद है कि नहीं है? अगर ये क्वेश्चन दिया मैंने, बताइए बहुपद है कि नहीं है? तो क्या जवाब होगा आपका? इसका सही जवाब होगा बहुपद है। क्यों? क्योंकि हमें चर पर देखना है और चर पर 1 की घात है और एक धनात्मक और पूर्णांक दोनों है,
इसलिए ये बहुपद है। हमें संख्या पर नहीं देखना है, यानी कि अचर राशि से कोई मतलब नहीं होगा। अचर राशि पर करनी चल जाएगी, लेकिन चर राशि पर करनी नहीं होनी चाहिए। इस तरीके से हम बहुपद को पहचान पाएंगे। चलिए मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देता हूँ, आपको पहचानना है कि बहुपद है कि नहीं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, आपको बताना है कि ये बहुपद है कि नहीं। तो इसका सही आंसर है बहुपद है। क्यों है? क्योंकि आपको चर देखना है। चर क्या है? टी। टी पर कितने की घात मानी जाती है? 1 की घात। और 1 की घात है, इसलिए धनात्मक भी है और पूर्णांक भी है, इसलिए ये क्या है? बहुपद है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूँ। चलिए बताइए ये बहुपद है कि नहीं। तो इसमें आपको देखना है चर को। इसका सही आंसर है कि ये बहुपद नहीं है। अब आप कहेंगे क्यों नहीं है? क्योंकि आपको चर देखना है। इसमें 2 जगह चर है ना, यहाँ भी है और यहाँ भी है। तो पहले चर में कोई दिक्कत नहीं है, घात धनात्मक भी है और पूर्णांक भी है। लेकिन दूसरे चर में है प्रॉब्लम, क्योंकि यहाँ पे अंडर रूट लगा है। और चर पर अगर चर है और उस पर अंडर रूट लगा है तो बाकी ये भी कुछ नहीं करेगा, पूरा का पूरा बहुपद क्या हो जाएगा? नहीं। क्योंकि एक भी चर पर अंडर रूट नहीं होनी चाहिए। एक भी चर पर क्या नहीं होनी चाहिए? अंडर रूट। तो इस तरीके से हम बहुपद को पहचान पाएंगे। और जब हम प्रश्नावली 2.1 करेंगे तो उसमें भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है कि बहुपद आखिर होता क्या है। अब इसके आधार पर हम कुछ 1-2 बातें और जानेंगे, जैसे बहुपद के प्रकार। तो बहुपद के प्रकार जानने के लिए हम 2 बातें यहाँ पे जान लेते हैं। बहुपद एक तो घातों के आधार पर बांटा गया है और दूसरा पदों के आधार पे। तो सबसे पहले यदि बात की जाए घातों के आधार पर, तो घातों के आधार पर होता क्या है कि जैसे कोई बहुपद है, जैसे ये 3x हमने ले लिया, दूसरा है 3x वर्ग प्लस 4 और तीसरा है 3x घन प्लस 4। इस तरीके से मैंने सिंपल एग्जाम्पल लिए हैं पहले आपको समझाने के लिए, उसके बाद में जटिल एग्जाम्पल भी ले लूँगा। तो घातों के आधार पर मतलब ये होता है कि जैसे ये 3 प्रकार के बहुपद हैं। ये बहुपद हैं क्योंकि यहाँ पे चर की घात धनात्मक और पूर्णांक है, यहाँ पे चर की घात धनात्मक और पूर्णांक है, इसलिए ये बहुपद तो हैं। लेकिन ये किस प्रकार के बहुपद हैं वो भी घातों के आधार पर बताना है। तो जैसे अगर चर पर अधिकतम घात 1 की हो, जैसे इसमें चर क्या है? x है, x पर कोई भी घात नहीं लगी है, तो हम लोगों ने क्या समझा था कि अगर x पर कोई भी घात ना लगी हो तो वो कितने की मानी जाती है? 1 की घात। और 1 की घात को आज से हम बोलेंगे रेखीय बहुपद। क्या बोलेंगे? रेखीय बहुपद। ये हो गया हमारा घातों के आधार पर पहला प्रकार। अगर किसी बहुपद में 1 की घात हो तो उसे हम रेखीय बहुपद कहेंगे। अगर 2 की घात हो, देखिए अधिकतम घात कितने की है? 2 की, तो इसे हम क्या कहेंगे? द्विघातीय। क्या बोलेंगे? द्विघातीय बहुपद। इस तरीके से द्विघातीय बहुपद हो जाएगा। अब अगर किसी बहुपद पर यहाँ पे 3 की घात लगानी चाहिए ताकि मैं त्रिघातीय समझा पाऊँ। अगर 3 की घात है तो हम इसे क्या बोलेंगे? त्रिघातीय बहुपद। तो इस तरीके से बड़ा ही सिंपल है घातों के आधार पर। जैसे अब हम कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे लेते हैं और आपसे पूछते हैं। जैसे मैं यहाँ पे एक बहुपद लिखता हूँ। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि बताइए घातों के आधार पर ये कौन सा बहुपद है। तो आपको क्या करना है? आप यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हैं थोड़ा सा कि यहाँ पे तो 2-2 चर हैं, तो हम कौन से चर की घात देखें। जो पहली बार पढ़ रहे होंगे उनको दिक्कत होगी, लेकिन उनको भी मैं बता देता हूँ कि आपको क्या करना है। कितने भी चर उपस्थित हों किसी भी बहुपद में, सबसे अधिकतम घात देखना है। तो यहाँ पे तो 1 की है इस चर पर, लेकिन इस चर पर कितने की है? 3 की है ना। तो इसलिए ये बहुपद पूरा का पूरा त्रिघातीय कहलाएगा। तो इसे हम क्या बोलेंगे? त्रिघातीय बहुपद। अब इसके बाद एक एग्जाम्पल और देता हूँ और आपसे पूछता हूँ। चलिए ये लिखा है t+2। अब आपको बताना है कि कौन सा बहुपद है। क्या आप बता सकते हैं? हाँ, ये कौन सा है? ये है रेखीय बहुपद।
रेखीय बहुपद। क्यों रेखीय बहुपद है? इसलिए है क्योंकि यहाँ पे जो चर है उस पर कोई भी घात नहीं लगी है, तो कितने की मानी जाती है? 1 की मानी जाती है। और 1 की घात को क्या बोलते हैं? रेखीय बहुपद। तो इस तरीके से घातों के आधार पर भी हम लोग पहचान लेंगे कि कौन से होते हैं। लेकिन अब हम बात करेंगे बहुपद के पदों के आधार पर बहुपद के प्रकार। तो पदों के आधार पर जो बहुपद होते हैं इनको पहचानना काफ़ी सिंपल होता है। देखिए कैसे। यहाँ पे क्या होता है कि जैसे ये समझ लेते हैं कि जो बहुपद के हमने कुछ एग्जाम्पल लिए थे, इनमें ध्यान से देखना है। इसमें क्या है कि एक जो प्लस का चिन्ह होता है या बहुपद के अंदर माइनस का चिन्ह होता है, ये हमें उस बहुपद के पदों को अलग करता हुआ दिखाई देता है। जैसे कि यहाँ पे एक पद ये है और चिन्ह के बाद एक दूसरा पद ये हो गया। यहाँ पे कितने पद हैं? प्लस के इस तरफ एक पद है और प्लस के इस तरफ एक पद है। यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें, जो हमने ये बहुपद लिया था, तो इसमें क्या था? एक पद ये है, फिर प्लस का चिन्ह, एक पद ये है और फिर प्लस का चिन्ह, फिर एक है। इसका मतलब है कि बहुपद जो होते हैं उनमें पदों के आधार पर भी हम उन्हें वर्गीकृत कर सकते हैं। कैसे? जैसे इसमें कितने पद हैं? तो इसमें एक ही पद है। इसमें कितने हैं? एक और एक, 2 पद हैं। और इसमें भी कितने हैं? एक और एक, 2 पद हैं। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं, जैसे हमने नॉर्मल एग्जाम्पल लिया कि जैसे उदाहरण वही लिया 3x। तो 3x जो है, अगर हम इसे पदों के आधार पर विभाजित करें तो ये कौन सा बहुपद है? एक पदीय बहुपद। क्यों? क्योंकि इसमें एक ही पद है, तो इसे हम क्या बोलेंगे? एक पदीय बहुपद। लेकिन अगर हम यहाँ पे एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, 2x + 4, तो इसमें कितने बहुपद हैं? एक और कितने पद हैं? एक और एक, 2 पद हैं। 2 पद हैं, इसलिए हम इसे क्या बोलेंगे? द्विपदीय बहुपद। इस तरीके से इनको डिवीजन किया गया है और कुछ भी नहीं है, तो द्विपदीय बहुपद। अगर यहाँ पे 3 पद है, जैसे 2x 3 की घात + 5x + 2, ये बहुपद दिया गया है, तो इसमें कितने पद हैं? 1, 2 और 3। तो इसे क्या बोलेंगे? त्रिपदीय बहुपद। तो यही होता है बहुपद को समझना। अब यहाँ पे हमें अगर घातों के आधार पर भी बताना है तो वो भी बता सकते हैं, क्योंकि इसमें एक की घात है तो रेखीय बहुपद है और एक पदीय भी है। अगर दोनों साथ साथ बताना है तो भी बता सकते हैं। ये बताइए कैसा है? ये रेखीय बहुपद है और द्विपदीय है। ये त्रिघातीय बहुपद है और त्रिपदीय है। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि बहुपद क्या होता है। बहुपद घातों के आधार पर, बहुपद पदों के आधार पर। तो ये बहुपद से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें थीं। इसके बाद हम शून्यक के बारे में थोड़ा सा बस जानेंगे, और वो भी बहुत ही शॉर्ट में। तो हम शून्यक देख लेते हैं। जो शून्यक होता है वो एक ऐसा मान होता है जिसे हम उस बहुपद में यदि रख दें तो वो बहुपद 0 हो जाता है। जैसे x + 2 एक हमारे पास बहुपद है। क्या है? बहुपद है। सॉरी, ये बराबर 0 नहीं लेना है। x + 2 एक बहुपद है। अब इसमें अगर हमें कोई ऐसा मान रखना है कि इसका मान 0 हो जाए, तो x की जगह पर यदि हम -2 रख दें, तो x की जगह पर यदि हमने मन से रखा -2 और +2 है, तो -2 और +2 कैंसिल होकर कितना बना देते हैं? 0 बना देते हैं। इसलिए शून्यक क्या होगा इसका? -2। तो शून्यक ऐसा मान होता है जिसको हम उस बहुपद में रख दें। जैसे हमने -2 रखा तो वो बहुपद क्या हो जाता है? वो बहुपद शून्य हो जाता है। इसे ही हम क्या कहते हैं? शून्यक कहते हैं। अब शून्यक निकालने की मेथड हमारे अध्याय 2 में है कि कैसे हम किसी बहुपद का शून्यक निकाल पाएंगे। तो इसलिए आपको अध्याय में बने रहना है और बहुत अच्छे से पढ़ाई करना है। अब हम प्रश्नावली 2.1 को स्टार्ट करते हैं। थैंक यू।